हमारे जिला अध्यक्ष रमेश गौतम जी, आप अपनी बातों को रखेंगे, अपनी विचारों को रखेंगे। जो वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, वर्तमान समय में हमारे सिर के ऊपर लोकसभा चुनाव है, इसी को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जो हमारे राकेश भाई के माध्यम से जो युवा लोग आए हुए हैं, इनको हौसला अफजाई करने का काम करेंगे हमारे जिला अध्यक्ष माननीय रमेश गौतम जी। आज की इस बैठक में उपस्थित यहाँ कोहरावल बीना के सभी साथियों को मेरा दिल से जय भीम, जय संविधान और जय हिंद। साथियों, यहाँ हमारे बीच में कई साथियों ने अपने अपने विचार रखे। भाई अभी आए, हमारी बहन अंगूरी जी आई हैं, तौकीर भाई हैं, राम जी भैया हैं, डॉक्टर साहब हैं, मनोज जी, हमारे भाई संतोष त्यागी जी हैं, कनौजिया जी हैं, और यहाँ प्रकाश जी हैं, भाई अंगिरा जी हैं। और एक चीज़ आप लोग को सुधार दें, बार बार आप लोग कह रहे हैं कि ये गोपाल राय भाई जो है IT सेल के हैं। माफ़ी चाहूँगा कि इस तरह की कोई बैठक हुई नहीं। कई बार जो है काफ़ी लंबा समय हो गया कि जो जिला स्तर की बैठक नहीं हुई है। इनका नाम ऑलरेडी प्रस्तावित हो गया था प्रदेश में, और आप जो है हमारे जिला कार्यकारिणी का हिस्सा हैं। और जो है कब IT सेल से में तो कोई और साथी हमारा है, तो फिलहाल ये हमारे जिला कार्यकारिणी के मेन बॉडी में है। स्वागत है। हाँ, तो ये, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे हमारे राकेश भाई को, जो इस जो चुनाव की परिस्थिति चल रही है, चुनावी माहौल चला, उसमें एक बैठक रखा। साथियों, आप सभी ने अपना अपना विचार रखा। सभी लोग आम आदमी पार्टी का नीतियों को रखा, उसके कामों को रखा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है दुर्गुणों को भी रखा। साथियों, सबसे पहले आज ज़रूरत है भारत के लोकतंत्र को बचाने का। भारत के संविधान को बचाने का सबसे बड़ा सवाल है। आज ये भारत का ये विशाल लोकतंत्र है, इसको स्थापित करने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद ये भारत का संविधान और भारत का ये लोकतंत्र स्थापित हुआ है। कहीं न कहीं आज इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ बात है लोकतंत्र का, यहाँ बात है संविधान को बचाने का। आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूँगा। साथियों, जब जब भी भारत गुलाम हुआ है, जब जब भी भारत मुसीबतों से घिरा है, दुश्मनों से जब जब भी भारत हारा है, वो अपने लोगों के सहयोग की वजह से हारा है। आज हम मोदी जी की तमाम बातें करते हैं कि मोदी जी देश में सत्ता चला रहा है, गलत कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन मोदी जी को अगर आज जिताने वाला कोई है तो हमारे अपने भाई बंधु हैं। अभी आपने चुनाव में देख लिया, अभी 2 दिन पहले का चुनाव है, किस तरह से समाजवादी पार्टी के बैनर तले, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से चुनाव लड़ करके जीते हुए विधायक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, विधायक, किस तरह से जाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो है समर्थन करता है। आपने देखा कि कांग्रेस का किस तरह से विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से चुनाव लड़ने वाला किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो है समर्थन कर रहा है। कहीं न कहीं ये साथियों, अगर ये लोकतंत्र खतरा है, अगर ये भारत का संविधान खतरे में है, तो इसमें हमारी आप सबकी भूमिका है, हमारे सब अपने लोग का भी दायित्व। इतिहास में कि मैं थोड़ी सी बात करूं, पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, उसमें उसका हिम्मत नहीं था कि भारत के अंदर घुस करके जो है कि किसी राजा को हरा सके या देश पे कब्जा कर सके, लेकिन हमारे बीच का जो है राजा डहार का जो है सेनापति जाकर उससे मिल गया और मोहम्मद बिन कासिम जो है देश में जो है आक्रमण करके देश को जो है कब्जा किया, लूटपाट किया। मोहम्मद गोरी की बात कर लीजिए, मोहम्मद गोरी का हिम्मत नहीं था कि भारत में जो है कि भारत को गुलाम कर सके, गुलाम बना सके या भारत में आक्रमण करके भारत के राजाओं को जीत सके, लेकिन जयचंद्र जैसे लोग हैं जो उससे जाके मिलते हैं और जो है पृथ्वीराज जैसे जो है महान सेनापति जो है महान राजा जो है वो हार जाता है। साथियों, अंग्रेज़ों की बात करिए, अंग्रेज़ों को देख लीजिए किस तरह से सिखों पे अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज़, लेकिन उसका जो है सेनापति गुलाब सिंह जाकर के मिल जाता है अंग्रेज़ों से और जो है कि वहाँ के जो है सिख जो है पे जब कितना ज़्यादा अत्याचार होता है और फिर गुलाम होता है वो पंजाब।
साथियों, कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब है कि आज भारत का लोकतंत्र अगर खतरा है, भारत का संविधान अगर खतरे में है, तो इसमें हम अपनी भूमिका देखें कि हमारी भूमिका क्या है। 23 साल की उम्र में, अभी युवाओं की बात हो रही है, 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी चढ़ाया था। आज 23 साल की उम्र में हम राजनीति की समझ भी नहीं रखते हैं, हम जातिवाद में बटे हुए हैं। मैं बता दूं, मैं एक अम्बेडकरवादी विचारधारा का आदमी हूं, लेकिन मैं जाति पात पे विश्वास नहीं करता। मैं जिला का महासचिव था, लेकिन हमारे को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने जोर दिया। मेरा नाम जो है जिलाध्यक्ष के लिए ब्राह्मणों ने प्रस्तावित किया। वो चरित्र मैं बनाता हूँ, किसी जाति का नहीं कि मैं दलित जाति का हूँ तो दलित को ही लेकर रहूँ, दलित की ही बात करूँ, ऐसा बात नहीं है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है जिसमें जाति का कोई महत्व ही नहीं है। आपने भी देखा कि 2 दिन पहले सामान्य सीट से, इतिहास गवाह है, 75 सालों में किसी पार्टी ने एक दलित आदमी को सामान्य सीट से चुनाव नहीं लड़ाया है। अरविंद केजरीवाल है, कुलदीप कुमार को, ये जो दलित बिरादरी का हाँ, वो जो है सामान्य सीट से चुनाव लड़ा रहा है। तो हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। तो साथियों, ये चीज़ है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा अलग है। हम एक ऐसी पार्टी से जो है सत्ता सरकार से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो हर तरह से मजबूत है, पैसे से मजबूत है, तन मन मजबूत है, पूरी मशीनरी उसके पास है, पूरा एजेंसियां उसके साथ में हैं। हम उससे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इतिहास में पहले क्या था कि राजतंत्र की व्यवस्था थी। एक राजा जो चुना जाता था, राजा क्या होता था, वो खुद को मानता था कि मैं देवदूत हूँ, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मुझे शासन करने का अधिकार मिला हुआ है और मेरी जो वाणी है वो कानून है। आज उसको रिलेट करके देखिए, आज भारत के आज के वर्तमान परिवेश में तो मोदी की गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वही होगा। ये अपने आप को जो है कि एक भगवान का अवतार मान रहे हैं। इनके समर्थक लोग, इनके कार्यकर्ता लोग इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। ये समाज को किस दिशा में यू टर्न में ले जा रहे हैं, ये आपको हमको समझना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि ये क्या कर रहा है, सवाल ये है कि ये समाज को, हमारे भारत को, भारत के समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। वो उस दौर में ले जा रहे हैं यू टर्न की तरफ से कि जहाँ सिर्फ एक वर्ग का समाज पे आधिपत्य था, बाकी लोग गुलाम की ज़िंदगी जिया करते थे। उस दौर में लेके जाना चाहते हैं मोदी जी। ये देश है, अब कल्पना करिए कि ये एक गरीब आदमी जो चाय की बात करता है कि मैं चाय बेच करके जो है कि बेचते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, वो हर दिन एक कपड़ा बदलता है। एक मीटिंग करेगा, अगर एक दिन में 4 मीटिंग रहेगा तो उसके 4 कपड़ा रहेंगे और चारों कपड़ा लाखों रुपए के होते हैं। हजारों करोड़ के विमान से उड़ता है आदमी और उसकी फ़ोटो देखेंगे, धरती से लेके आकाश से पाताल तक हर जगह उसकी फ़ोटो दिखती है। 4 लाख करोड़ रुपया में जो है उसका सिर्फ इमेज को गढ़ा जा रहा है, उसको एक भगवान का रूप दिया जा रहा है। आज देश की गूगल में सर्च करके देख लीजिए, भारत की कुल जो है कि कुल संपत्ति का, कह लीजिए जीडीपी का 80% पैसा उन्हीं अमीरों के पास है। हम लोग का जो है जितने बहुसंख्यक लोग हैं, बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, या इसमें SC ST OBC सभी लोग हैं, उनके पास ठीक से 20% जो है धन संपत्ति नहीं है। आप अपने पॉकेट में झांक करके देख सकते हैं। समाज को बचाने की ज़रूरत है, आज देश को बचाने की ज़रूरत है। आज देख रहे हैं कि किस तरह से मणिपुर की घटना हमारे भाइयों ने बताया। आज मंदिरों, हमारे देश में सबसे ज़्यादा सोने के मंदिर हैं, सबसे ज़्यादा सोने के मंदिर हैं, लेकिन आज वही हमारे समाज में अनेक परिवार ऐसे हैं जिनको सोने की जगह नहीं है। कल्पना करिए साथियों, कल्पना करना पड़ेगा कि हमें समाज को बदलने के लिए हमें कुछ न कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। तमाम साथी अभी भाई हमारे थे जो भी नमाज़ पढ़ने चले गए, थोड़ा सा मन में संशय था कि पार्टी भी ज्वाइन करूं ना करूं, लेकिन थोड़ी सी आपने बात किया, पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो सवाल है, हमें बाहर निकल करके लोगों के मन के भ्रम को दूर करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ये देश बचेगा तभी हम बचेंगे। देश नहीं रहेगा, ये संविधान नहीं रहेगा, ये लोकतंत्र नहीं रहेगा, तब हम नहीं बच पाएंगे। आपने चंडीगढ़ की घटना को देखा होगा, किस तरह से वीडियो पूरा टीवी में भी चला, मोबाइलों में आया, आपने देखा किस तरह से जो लूट हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज अपने न्यायाधीशों को, ये ऐसे लोग को न्यायाधीश बना रहे हैं और उनको लालच देते हैं कि अगर मेरे पक्ष में फैसला दोगे तो तुम्हें जैसे ही रिटायर होगे तुम्हें अच्छे पद पर डाल देंगे। आज इसीलिए ये कहीं न कहीं भारत बाबा साहब के
सपनों को जो है मारने का काम कर रहे हैं। जो संविधान बनाया उसको निष्पक्ष नहीं रहने दे रहे हैं। जज को आज भी देखिए, अभी कोई जज है, भी रिटायर्ड जज हुआ है, उसको जो है लोकायुक्त जो है कमिश्नर बना दिया गया, लोकायुक्त अध्यक्ष बना दिया गया। तो सवाल है वो निष्पक्ष फैसला कैसे करेगा। तो साथियों, ये कई चीज़ें हैं जो हम सबको मिल कर के इस पे बारीकी से नज़र रखना है। ये भारत के समाज को उस दौर में ले जाना चाहते हैं जहां वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, सिर्फ एक वर्ग जो है शासन करता था। अभी राहुल गांधी बार बार जिक्र करते हैं ना कि आप चले जाइए सचिवालय में, केंद्रीय सचिवालय में से 99% लोग जो हैं कौन हैं, सिर्फ वही वर्ग हैं जो थोड़े से वर्ग जो है जिसको हम सवर्ण कहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व है। ये पूरे समाज का जो है वहीं से सारी नीति बन के आती है। राहुल गांधी, कल्पना करिए साथियों कि समाज को ये विचारधारा, हम इस विचारधारा से हमें नफरत है, हमें भारतीय जनता पार्टी से नफरत नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है कहीं ना कहीं उससे नफरत है। आपने देखा कि राहुल गांधी बनारस में आए थे और जब ये बात कहते हैं कि हमारे आप जैसे युवा है कि 75% जो हमारा जो है 73% हमारा जो युवा है बब्बर शेर है, ये चाहे तो ये भारत का नक्शा बदल के रख दे। इतिहास गवाह है, जब इंदिरा गांधी का आपातकाल चल रहा था, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी चल रही थी, और उस समय देखिए क्या हुआ था कि सबको इतराई था, ये तो मोदी कुछ कम कर रहा है ना, उस समय किसी को पकड़ के अंदर कर दे रही थी इंदिरा गांधी। और उस समय जेपी आंदोलन हुआ, बड़े बड़े लोग हैं, सारे युवा लोग थे उसमें, सारे युवा लोग जब सड़क पर उतर आए तो समझ लीजिए इंदिरा गांधी की तानाशाही खत्म हो गई। आपके सामने उदाहरण, अभी ताज़ा उदाहरण है, एक दिन पहले यहाँ का उप मुख्यमंत्री कह रहा था कि नहीं पेपर तो लीक ही नहीं हुआ है, पेपर लीक ही नहीं हुआ है, ये सब अफवाह है, इसकी मैं जांच कराऊंगा, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। जब युवा लोग सड़क पे उतर गए, युवा जब सड़क पे उतर करके आंदोलन किए, घेराव किए, युवाओं के सामने उसका बस नहीं चला, वही उप मुख्यमंत्री दूसरे दिन आकर करके पेपर लीक को स्वीकार करता है और निरस्त करता है और 6 महीना के भीतर जो है चुनाव कराने का वादा करता है। भारत माता की, भारत माता की। निकलो घरों मकानों से, जंगलों बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंगलों बेईमानों से। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। साथियों, और भी कई उदाहरण हैं, एकता में बल होता है। अभी देखिए ड्राइवर, क्या कितने ड्राइवर पढ़े लिखे होते हैं, ड्राइवरों के खिलाफ अगर कानून बना, ड्राइवर सारे सड़क पे आ गए, एक दिन के भीतर उनको जो है हिट एंड रन वाला कानून वापस लेना पड़ा। आपको जानते होंगे सब। तो ये ताकत है, ये जानते हैं कि ये लोग को भ्रमित करके रखना है इनको। भारत की देखा जाए तो भारत 2 तरह का भारत है आज। मोदी के काल में गिरजा भैया, मोदी के काल में 2 भारत है, मानते हैं कि नहीं? एक भारत जो टीवी पर दिखता है, आप देखें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, टॉप के नेता, वो दिखते थे, बड़े बड़े उद्योगपति दिखते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी दिखते थे, और ये बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां दिखती थी। आम आदमी कहीं दिखा, वो आम आदमी के लिए रास्ता ही बंद था उस दिन। और ये उस भारत की बात करते हैं और उस भारत के विकास के लिए लगातार काम करते हैं। आज भारत का उद्योगपति, आज विश्व की हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है, ये बताते हैं कि विश्व की हमारी भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है, हम 2 साल में 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। कभी कल्पना किया कि ये 5वीं, हम जब 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था थे तब हमारी स्थिति क्या थी, आज 5वीं है तब हमारी स्थिति क्या थी? हमारे पॉकेट पे, हमारे किचन में क्या फ़र्क पड़ा 5वीं या दूसरी अर्थव्यवस्था का? कुछ फ़र्क पड़ा आपको? हमको तो वैसे के वैसे जीवन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की 2 तस्वीर है। असली भारत बसता है हमारे गाँव में, असली भारत बसता है हमारे युवाओं में, असली भारत बढ़ता है जो है का तस्वीर जो दिखती है बेरोजगारी, गरीबी, और जो ये है हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं, ये असली भारत की तस्वीर है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों का जीवन आज भी यहाँ देख लीजिए। सोनभद्र की मैं बात कराऊँ, 36-37 गांव ऐसे हैं जहां सड़कें नहीं पहुंची हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है मेरी डायरी में, मैं गांव का नाम बता दूंगा आपको। 37 गांव ऐसे हैं जहां वो सड़क से दूर हैं। अगर वहां का मरीज कोई डिलीवरी वाला हो या कोई इमरजेंसी केस हो जाए तो वो आदमी खाट पे लाद करके आज भी जो है मेन रोड पे लाते हैं उसको, तब जाके वहाँ से जो है कि एम्बुलेंस आती है। मेरी डायरी में रिकॉर्ड है। और सबसे ज़्यादा जो है वो गाँव हैं
54 के सबसे ज़्यादा गांव हैं जो है मेयरपुर ब्लॉक के। ये कौन से ब्लॉक में आता है? मेयरपुर ना, मेयरपुर ब्लॉक के। मेरे पास गांव के लिस्ट है। ये आदिवासियों की स्थिति है, इस पे सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है। हम भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, भारत की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आम आदमी के जीवन पे क्या फ़र्क पड़ा? आज भी किसान का लड़का, इतनी स्थिति हैसियत नहीं कि किसानी के बदौलत अपने लड़कों को 12वीं पास करा सके। बड़ी डिग्री की तो बात ही छोड़िए। हमारे आज सोनभद्र में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री है, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, लेकिन हमारा युवा आज कम से कम नहीं तो 40% हमारे युवा, हमारे सोनभद्र के युवा की बात करें, कोई गुजरात दिखता है, कोई जो है महाराष्ट्र दिखता है, कोई नासिक दिखता है, कोई चेन्नई दिखता है। क्यों दिखता है? हमारे देश में संपदा की कमी नहीं है। हमारे भारत में, मैं रिकॉर्डिंग करते आ रहा था, हमारे सोनभद्र में इतनी प्राकृतिक संपदा है जितना दूसरे राज्यों में नहीं है। जिलों की तो बातें ही छोड़ दीजिए, दूसरे राज्यों में नहीं है। हमारे पास नदियों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन उसका सदुपयोग करने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। हमारे पास औषधियों वाली लकड़ियाँ हैं, तमाम जो है कि इमारती लकड़ियाँ हैं, उसको अवैध खनन के रूप में किया जा रहा है, लेकिन उसका सही नीति नहीं है। क्योंकि जब सरकार की नीति और नियति ये दोनों सही रहेगा ना, तब जाके सोनभद्र का विकास होगा। आज भी हमारे सोनभद्र को लिस्ट में डाला जाता है सबसे पिछड़ा हुआ जो है जिला। कारण क्या है भैया? हमारे यहाँ कमी क्या है? सबसे पिछड़ा क्यों है? सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे के यहाँ है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन हमारे सोनभद्र में भी है। आप चले जाइए, ये 54 के बाद में देखिए, सारे उपजाऊ ज़मीन है, पूरा घोरावल, पूरा रावटगंज में सारी उपजाऊ ज़मीन है, अच्छी फसलें होती हैं। कमी क्या है? हमारे युवाओं में प्रतिभा, हमारे सोनभद्र से कई IAS PCS निकले हैं, प्रतिभा की कमी नहीं है। कमी कहाँ है? नीति की कमी है, नीयत की कमी है। सवाल ये नहीं, हमारे यहाँ इतने बालू हैं, खनन विभाग में देखा जाए बालू है, इतनी जो है गिट्टियाँ हैं, कोयला जो है यहाँ सोनभद्र से हम समझते हैं एक पहाड़ टनों टन कोयला रोज़ 5 गाड़ी जाता है। हमारा तो रेलवे स्टेशन के सामने घर है, मैं देखता हूँ 45-47 बोगियाँ होती है, उसमें कहते 25 टन होता है शायद, मेरे ख्याल से 30 टन ज़्यादा होता है इसमें, ट्रेन वाली बोगी में। अब सोचिए कि 45 बोगी भर भर के कोयला यहाँ से जाता है। कहाँ संपदा की कमी है हमारे सोनभद्र में? हमारे सोनभद्र के युवा इतने मायूस क्यों हैं? कहीं न कहीं नीति की कमी है, कहीं न कहीं नीयत की कमी है। ये आप लोग को विचार करना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। आज आम आदमी पार्टी, दिल्ली में चले जाइए, इंटर करने के बाद लड़का जो है आत्मनिर्भर बन के निकलता है कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो मैं खुद जो है अपना कोई धंधा कर लूँगा और धंधा करके अपना जीवन का उपार्जन कर लूँगा। और इसके लिए सरकार उनको सहयोग करती है। सरकार जो है विद्यार्थियों को पैसा देती है, 2,000 जो है एक बच्चे को दे देती है। 4 बच्चे 10 बच्चे मिल करके 20,000 में कोई छोटा प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। और जब छोटा प्रोडक्ट वो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सरकार पूरा स्किल ट्रेनिंग देती है उनके लिए कैसे बनाना है। जब वो बन जाता है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के सरकार खुद हायर करती है, बुलाती है, आइए देखिए हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं ये प्रोडक्ट बनाया है, अगर आपको बेहतर लगता है तो इसको आप जो है इसका डिमांड करिए और हम जो है बड़े पैमाने पर करते हैं। तो अगर बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं और उस प्रोडक्ट से प्रभावित होकर के ऑर्डर देते हैं कि मुझे इस लार्ज में इतना जो है प्रोडक्ट चाहिए, और वो ही स्टूडेंट बैठ करके जो है कि बड़े पैमाने पर जो है उस प्रोडक्ट को बनाते हैं और खुद को नौकरी तो खुद को पाते हैं, साथ साथ दूसरे लोग को भी रोज़गार देने का काम करते हैं। ये स्किल है आम आदमी पार्टी की। जो विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, आज सरकारी स्कूलों की हालत अपने आप देख लीजिए। मैं बताने की बात नहीं करूंगा कि हाँ हम जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, जैसे मेरे संतोष भाई अभी बताए कि अमेरिका के लोग देखने आते हैं कि बड़ी चर्चा सुने हैं अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल को, चले देखें तो क्या है। वहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चे जो है आज बिना कोचिंग के IIT में जो है उनका दाखिला हो रहा है, मेडिकल में दाखिला हो रहा है, अच्छी डिग्री ले रहे हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं हम लोग को एक विचार करना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था जिस भारत का, जिस समाज का, डॉक्टर जितने शहीदों ने जो है भारत इस लोकतंत्र को स्थापित किया था, कहीं ना कहीं वो खतरा है। और वो खतरा इसलिए है क्योंकि ये तानाशाही सरकार है, ये मनुवादी व्यवस्था वाली सरकार है। इसकी विचारधारा जो है कि गलत है, इसकी सोच गलत है। मैं पार्टी गलत कोई नहीं होती है, जो पार्टी में आते हैं उनकी विचारधारा जो है गलत होती है, जिसकी वजह से पार्टी गलत होती है। आज हम बात कर लें कि मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करता, मैं जिस समाज से जुड़ा हूँ, मेरा समाज जो दलित समाज है वो सबसे ज़्यादा भ्रमित समाज है। वो चिंतन नहीं करता है, पढ़ता नहीं है। जैसे पढ़ाई की बात हो रही है, पढ़ता नहीं है वो। जब पढ़ेगा, विश्लेषण करेगा, तब सच्चाई को समझेगा।
तो आज ज़रूरत है कि आप लोग पढ़िए, समझिए, विश्लेषण करिए। टीवी पे जो परोसा जाता है उसको नहीं देखना है। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगाने का मैं परहेज़ करता हूँ। मैंने विरोध किया था कि रविदास मंदिर का जो अभी 100 करोड़ में रविदास मंदिर बनाया था मध्य प्रदेश में, मैंने विरोध किया था। उसके जगह स्कूल बनना चाहिए था। यहाँ जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जो 18,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति से राम मंदिर बना है, मैं इसका भी विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ राम का विरोध करता हूँ, मैं रविदास का भी विरोध करता हूँ कि रविदास का मंदिर नहीं चले। बाबा साहब कभी नहीं कहे कि मेरी पूजा करो। बाबा साहब ने कहा कि आप शिक्षित बनो, अपने घरों में अंबेडकर को पढ़ो, अंबेडकर को देखो मत, अंबेडकर की आरती मत उतारो, अंबेडकर को पढ़ो। आप एक बच्चा जो है किस तरह से कठिन परिस्थितियों में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हुआ साथियों, ये कल्पना आपको सोचना पड़ेगा। हमारे पास तो तमाम परिस्थितियाँ हैं, अनुकूल परिस्थिति हमारे इनके, उस समय प्रतिकूल परिस्थिति में वो आदमी, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी आज भी है। अपने आप को झांकने की जरूरत है कि आप झांकिए अपने अंदर कि मेरे समाज के प्रति मेरा क्या योगदान है। ये आपको कल्पना करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जागेंगे तो देश जो है बचने वाला नहीं है। हम आज भी फिर वही गुलामी की तरफ, गुलामी मैंने देखा है, गुलामी मैंने देखा है साथियों, इसलिए जो है दर्द होता है। अपना चप्पल उठा करके मैं जो है कि तमाम यहाँ ब्राह्मण ठाकुर होंगे भाई, बुरा मत मानना, सच्चाई में बता रहा हूँ। अपना चप्पल उठा कर मैं निकला हूँ ब्राह्मणों के घरों से भी, जो ठाकुर जाति के लोग होते हैं, चप्पल उठा के गया, मना कर दिया था कि नहीं चप्पल पहन के नहीं जाना। वो दौर देखा हूँ बचपन में, 7वीं में पढ़ता था, 6वीं में। यही बंजरिया आपको गांव भी बता दे रहा हूँ। रावणगंज से लगभग 25-30 किलोमीटर के अंदर में है बंजरिया बांध है, उसकी बंजरिया में बंजरिया गांव है। वहीं मेरी बहन की शादी होने वाली थी, मेरे से बड़ी है। और मैं वहाँ जब गया था तो वहाँ का ठाकुर कह दिया कि यहाँ से दलित जो है ना चप्पल पहन के नहीं जा सकता, छतरी लगा के नहीं जा सकता। अपने इतिहास में लिखा होगा, इतिहास में लिखा गया होगा, पढ़ा गया होगा तमाम लोग, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखा हूँ और मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। तब जाके मुझे पीड़ा होती है। इस पीड़ा के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि देश का लोकतंत्र खतरा में है। आज शिक्षा को, मेरा 2 भाई इंजीनियर हैं, एक एनपरा में है। आज रात में रुकूंगा वहीं। मैंने मेहनत मजदूरी करके बम्बई जा करके 15 साल, मेरी नई शादी हुई थी अपनी बीवी को छोड़ करके, मैं 15 साल तक जो है कभी उड़ीसा तो कभी चेन्नई तो कभी बंगाल, मुंबई, लखनऊ, यहाँ टेलीकॉम में मैं था तो वहाँ जॉब करता था। 7-7 में 6-6 महीना 8-8 महीने अपने घर आता था। त्याग किया हूँ, उसकी बदौलत मेरे 2 भाई इंजीनियर हैं यहाँ। एक लखनऊ में इंजीनियर है, एक अनपरा में है। और जो आदमी साथियों नौकरी पाने के बाद, आर्थिक स्थिति बेहतर होने के बाद, जो आदमी हम लोग से अछूतों वाला व्यवहार करता था, वो हमको बराबर की कुर्सी पर बैठाता है और नमस्कार करता है। ये होता है परिवर्तन शिक्षा से। तो इसलिए आप लोग को जागने की ज़रूरत है। सिर्फ घर के बेडरूम में बैठ करके मोदी को कोसने से, ट्विटर पे जो है कि ट्वीट कर देने से, या कुछ जो है सोशल मीडिया पे, ये भी ज़रूरी है, लेकिन समाज को जगाना पड़ेगा। समाज में अनेक लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि लोकतंत्र क्या होता है, हमारे एक वोट का मूल्य क्या होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना कि मैं एक ऐसा सिस्टम बना के दिखाऊंगा कि अब राजा के रानी के पेट से जो है राजा देश का नहीं होगा, मतदान पेटी से होगा। लेकिन आज मोदी जी उसी परंपरा को, मैं बताया ना कि उसी राजतंत्र परंपरा की तरफ से यू टर्न कर रहे हैं। किसी लोकतंत्र में आप दावा के साथ कैसे कह सकते हो कि मेरा 400 पार जाएगा? किस आधार पे आप कह रहे हो कि आप 400 पार जाएगा? कहीं ना कहीं आपके मन में खोट है, आपके मन में तानाशाही है। जनता का प्यार कब किधर पलट गया? क्योंकि असली ताकत जो है जनता के जो है कि जो बटन में है या उसके जो है मुहर में है, जहाँ वोट करेगा। आप जिस आधार पे दावा कर रहे हो कि मेरा इस बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं आपकी, जैसे अभी आदमी जिंदाबाद, आपने जैसे आपने कहा कि ईवीएम का मामला था ना, तो बिना ईवीएम के कॉन्फिडेंस के आप 400 का दावा कर ही नहीं सकते आप। तो साथियों, ये सब मन की एक पीड़ा थी। आज सोनभद्र में एक विचारधारा को स्थापित करना है। भाई राकेश का जो है, इनके एक युवा साथी हैं, अपनी मेहनत का, अपनी गाढ़ी कमाई का खर्चा कर करके कभी लखनऊ जाना, कभी संगठनों में खड़ा होना। आप तो सभी साथी के भाई बंधु आपसे निवेदन करेंगे
कि देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, समाज को उसी दलदल में फिर से घसीटने का ये धीरे धीरे, आप कल्पना करिए इनका मिशन जो होता है ना, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन होता है 10 साल 5 साल का नहीं होता है, ये 100 साल का मिशन होता है। आप इतिहास पढ़ के देख लीजिए, 1925 में जब आरएसएस का गठन हुआ था तो 1925 में उस समय के जो है संस्थापक कहे थे कि आने वाले 100 साल के बाद, 100 साल में, आने वाले 100 साल में भारत में भगवा फहराएगा, भारत में पूरा राष्ट्र हिंदुत्व हो जाएगा। आज हुआ ना? आज कहाँ नहीं है भगवा? तो उनका मिशन 2 साल 4 साल 10 साल का नहीं होता है, 100 साल का होता है। कल्पना करिए कि आज मंदिरों में राष्ट्रपति जो अनुसूचित जनजाति की है ना, वो देश की प्रथम महिला है, देश का प्रथम व्यक्ति है, उसको तुम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाते हो। बुलाते हो जो है कि ऐश्वर्या राय को, अमिताभ बच्चन को बुला लेते हो, उसको क्यों नहीं बुलाते हो भैया? कहीं ना कहीं मन में खोट है कि नहीं? मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम तो यही पार्टी है जो अखिलेश यादव, जो पिछड़ा वर्ग का था, कुर्सी पे बैठा था मुख्यमंत्री के, उतरने के बाद इसको गंगा जल से धोया था, है ना आपको याद? ये विचारधारा को पकड़िएगा, किस विचारधारा की पार्टी है। मैं किसी जात की बारे में मैं पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे नफरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा भी वर्तमान में है उससे मुझे नफरत है। राहुल गांधी वो भी तो ब्राह्मण है, लेकिन वो उसकी विचारधारा आज दलित पिछड़ों वाली है। देखिए, यही सी बात को करके मैं समापन करूंगा। है ब्राह्मण वो भी राहुल गांधी, लेकिन उसकी विचारधारा दलित पिछड़ों के साथ है, वो दलित पिछड़ों की आवाज़ उठा रहा है। आज देखिए, भाषण जब दिया बनारस में, उसके भाषण के जगह को जहां बैठकर किया था उसको गंगा जल से धोया गया था, आपको याद होगा। तो देश को बचाने के लिए, ये देश के संविधान को बचाने के लिए आप सबको अपने हिस्से का योगदान देना पड़ेगा। तन मन धन से हर तरह से सेवा करना पड़ेगा। किसके पास जिम्मेदारी नहीं है? मेरे पास भी जिम्मेदारी है, मेरे पास भी खेती बाड़ी है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, लेकिन देश के लिए, संगठन के लिए थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा। आप लोग को अपने हिस्से में, अपने परिवार के लिए आप 18 घंटा देते हो, 18 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा देश के लिए तो निकालो। अगर देश को नहीं निकाल सकते तो देश की बात करना भी बेईमानी है आपको। ये कभी मत कहो आप कि नहीं यार मोदी से मुझे ये खतरा है, मोदी से मुझे ये दिक्कत है, और हमें जो है आज भी राजस्थान में दलितों को जो है घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। इसी की पार्टी है ना, इन्हीं की विचारधारा है ना। कब निकलोगे आप लोग अपना समाज को, कब नहीं जगाओगे? पावर है साथियों, आज पावर युवाओं की है, एकता में पावर है। अकेले कुछ को नहीं कर सकता, अकेले विचारधारा की है। मैं भी अपने घर का चावल बेच करके कैसे न कैसे जुगाड़ करके मैं यहाँ तक आता हूँ, अपने ही लोगों से जो है सहयोग करके यहाँ तक आता हूँ। क्यों? कि देश खतरे में है। तो आप लोग को एक विचार करना पड़ेगा कि मेरा हिस्सा, मेरा योगदान क्या है देश को बचाने में, मैं क्या कर सकता हूँ। और आपके सामने मिसाल दिया कि 23 साल का लड़का फांसी पर चढ़ गया था, भगत सिंह। 23 साल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है, आपसे इसमें ज़्यादातर लोग 23 साल से ऊपर के ही होंगे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अब्दुल्ला खान अमर रहे। तो भैया यही सब चीज़ें हैं, यही सब मैं आप लोगों को जो है निवेदन प्रार्थना करेंगे कि हम लोग कोई नेता नहीं हैं, हम लोग को कोई चुनाव में खड़ा नहीं है, मैं यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आया किसी का। बस आप लोग के मन में एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ कि देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आएगा कौन, उसका नाम बता दीजिए, मैं उसके कहीं जाने के लिए तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठा है ना, अरविंद केजरीवाल यहाँ के क्या करेगा? आपको अरविंद केजरीवाल बनना पड़ेगा, आपको संजय सिंह बनना पड़ेगा। मैं बहुजन समाज के बहन जी को बहुत जो है कि ना सम्मान करता था। बहुजन समाज पार्टी में आज भी मेरे 90% रिश्तेदार बहुजन समाज पार्टी में हैं। मैं किसी को जोड़ता नहीं हूँ कि आ जाओ मेरे पार्टी में, मैं कभी किसी को नहीं कहा। हमकी विचारधारा जब ठीक लगे तो मेरे साथ आ जाना, क्योंकि मैं जाति की बात नहीं करता, मैं विचारधारा की बात करता हूँ। तमाम हमारे साथी जो है आज हमारे रिश्तेदार लोग हमसे आज जुड़ रहे हैं, तो वहाँ किसी बात विशेष की बात नहीं है। आज मुद्दों की बात है, अगर देश बचाने की बात है, लोकतंत्र बचाने की बात है, अपने अस्तित्व को बचाने की बात है, तो आप लोग को अपने हिस्से का कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। हर एक आदमी जिम्मेदार है, हर एक आदमी परिस्थिति, कोई नौकरी वाला है, कोई व्यापारी है, कोई जो है किसान है, कोई कुछ है, उसी में से 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर, जैसे कभी राम जी भैया बता रहे थे कि आपको रावटगंज जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने क्षेत्र को मजबूत करिए। आपने जैसे आप यहाँ हम बात कर रहे हैं, अपने 4 लोगों से बात करिए, तार्किक बात करिए।
तो साथियों यही सब बातें हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है। और हम चाहेंगे कि हम लोग जब दोबारा आएँ, राकेश भाई दोबारा जब आए हम लोग कभी, तो ये ग्राउंड भरा होना चाहिए आप लोग के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय रमेश गौतम जी।